नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे आप DSSB की ले लीजिए, यूपी की ले लीजिए, या आप TGT PGT या कहीं पे इंटरमीडिएट जो बोर्ड की एग्जाम जो बच्चे दे रहे हैं, उन बच्चों के लिए भी आज की श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए बच्चों, इससे पूर्व मैंने बंगाल स्कूल से संबंधित यहाँ पर 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा तीसरा वीडियो है। आज हम इसमें जो समझेंगे बंगाल स्कूल का प्रचार प्रसार और विस्तार किस प्रकार से हुआ, किसने इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई और किस प्रकार से भारतीय चित्रकारों ने इसका प्रसार प्रसार संपूर्ण विश्व भर में करा, तो हम इसमें इसको समझेंगे। देखिए, अगर मैं जब बात करूंगा बंगाल स्कूल के प्रचार प्रसार की अगर बात करूं तो 1905 में अनिंद्र बाबू कोलकाता के क्या बनाए गए हैं, ये कोलकाता कला विद्यालय के इनको क्या बनाया गया, प्रधानाचार्य के तौर पे आचार्य इनको बनाया गया। और कला की अगर हम बात करें तो कला वैसी स्वदेशी को सीमित कर उन्होंने क्या कला को कहीं ना कहीं एक पुश देने का कार्य करें, कलात्मक तौर पर उसको प्रारंभ इनके द्वारा किया गया। कहीं ना कहीं जो भारतीय कला को, यहाँ पर लिख देता हूँ, भारतीय कला को कहीं ना कहीं प्रारंभ करने का जो श्रेय जो जाता है इनको जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक प्रयास करा जो भारतीय चित्रकला को आगे पहुंचाने। यहाँ से अगर हम बात करें, जो इनके शिष्य थे ना, वो क्या थे, विदेशों में इधर उधर जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या थे, या कहीं विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में ये फैले हुए थे। तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं इन्होंने क्या करा, जो आर्ट थी, भारतीय आर्ट को कहीं ना कहीं विश्व पटल पर रखने का ये कार्य करा। और बंगाल स्कूल के जो प्रचार प्रसार में इन्होंने भी अपनी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई। अब बात करते हैं इसी वर्ष से, अगर हम बात करें 1905 की बात करूं तो 1905 में इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट का क्या किया था, इन्होंने नामक एक संस्थान की शुरुआत करी। ठीक है, याद कीजिए कि कभी क्वेश्चन बनता है कि किस वर्ष से इंडियन ओरिएंटल सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी। 1905 से 1907 के मध्य में ये क्या हुए थे, इसकी स्थापना हुई। और इसको जो श्रेय जाता है ये अनिंद बाबू जी को जाता है। और अगर हम बात करें, जो बंगाल में जो जन्मी कला जो थी वो आपकी भारतीय भावनाओं पे कहीं ना कहीं ओतप्रोत, ये भावनाओं पर परिपूर्ण ये भाव लिए हुए ये कला थी आपकी बंगाल शैली की। अगर हम बात करते हैं, ये जो आगे चलकर अगर हम बात करें तो आगे चलकर इन्होंने क्या करा, जो कला के पुनरुत्थान में कहीं ना कहीं इन्होंने देश विदेश में इस कला को कहीं ना कहीं फैलाने का श्रेय इनको जाता है। और इस कला आंदोलन ने क्या करा, देश की जो कला को कहीं ना कहीं एक नई दिशा, एक नई रूपरेखा ये प्रदान करी। और जिसकी इस समय बहुत ज़्यादा क्या थी, आवश्यकता थी कि भैया हमारे जो भारतीय आर्ट को किस प्रकार से आगे ये बढ़ाया जाए। ये जो समय था, ये समय बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था, जहाँ पर आर्ट को क्या करा जा सकता था, आगे बढ़ाया जा सकता। अब मैं बात करूंगा कि भैया जो महत्वपूर्ण है, इतना ही समझिए। और इनके जो शिष्य थे, चाहे आपके मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात करूँ या नंदलाल बोस हो गया, E.V. हेवल्स, ये तमाम जितने भी जो प्रमुख जो चित्रकार थे, इन्होंने भी कहीं ना कहीं इस आर्ट को विस्तारित करने का कार्य किया गया। तो जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस भी हम अभी ध्यान केंद्रित रखेंगे। एक हमारी बिटिया रानी है नैनीताल से, नेहा पांडे जी, तो वो मेरी वीडियो लगातार देख रही हैं। बेटा, अगर आपको कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से संपर्क कर सकती हैं। ठीक है, मेरा नंबर 94565763 पर आप मुझसे संपर्क कर सकती हैं। तो आपकी जितने भी डाउट हैं मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सरलता में इसको समझाने की कोशिश करूँ। अब बात करेंगे हम, ठीक है, बंगाल स्कूल की आलोचना की हम बात करेंगे कि आलोचना, ठीक है, किस प्रकार से बंगाल स्कूल की आलोचना ये हुई समय समय पर। देखिए, कुछ लोग क्या कहते थे, इस शैली की जो आलोचना भी किया करते थे। याद रखिए कि बंगाल स्कूल या बंगाल शैली की जो, या कहें इसको बंगाल या कलकत्ता में जन्मी चित्र शैली के रूप में भी हम इसको जानते हैं कि भैया ये कलकत्ता में जन्मी ये चित्र शैली के रूप में भी लोग इसको मानते हैं। और जो जितने भी आलोचक थे ना,
उन आलोचकों का कहना था कि भैया इस शैली में एक नया और या कहें रचनात्मक जैसा कुछ भी नहीं है। जो ये बंगाल शैली है इसमें कहीं कोई चीज नयापन है ही नहीं, इसमें कुछ ऐसी चीजों को विकसित किया ही नहीं गया है जो कहीं ना कहीं इस शैली को ज्यादा खास करती है। तो कहीं ना कहीं जो आलोचक थे तो उनके नजरिए में ये जो आर्ट थी कहीं ना कहीं नयापन लिए नहीं थी, इसमें किसी भी प्रकार की रचनात्मक जैसी कुछ चीजें नहीं थी, बल्कि ये उल्टा यह शैली क्या थी, पीछे की ओर कहीं ना कहीं हमको ले जा रही थी। आगे बढ़ाने की अपेक्षा ये कहीं ना कहीं हमें पीछे की ओर धकेल रही थी, जो आलोचक करता थे उनका ये कहना था। किंतु अगर हम बात करें जब तात्कालीन जो परिदृश्य था या परिवेश था, जो राजनीतिक तत्व में जिस प्रकार से स्थिरता आ रही थी, या कहें स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं कला का जो ये आंदोलन था ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये बन जाता है। और बंगाल स्कूल के जितने भी कलाकार थे, कलाकारों ने अजंता की जो रेखाओं से संबंधित, जिस प्रकार से अजंता के अंतर्गत जिस प्रकार से कलात्मक रेखाओं का कार्य किया गया है, जिस प्रकार से उन रेखाओं में कलात्मकता का भाव लाया गया है, या उन भावों को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, जो अजंता के जो चित्रकार रहे उन्होंने जिस प्रकार से भावों में जो रेखाओं में जिस प्रकार से लयात्मकता लाए, तो कहीं ना कहीं ये कोशिश आपके बंगाल शैली के जो चित्रकार रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस चीज को प्रयास करने की कोशिश करी। उनमें जो लय हैं या रेखाएं हैं, उनमें चित्रों में जो रेखांकन जो चीजें की जा रही थी कहीं ना कहीं उनमें भाव को दर्शाने का कहीं ना कहीं अच्छा प्रयास इनके द्वारा किया गया। और इनके चित्रों की अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं मुगल और जो राजपूत है और साथ ही अगर मैं कहूँ जो अन्य जितनी भी शैलियां हैं ना कहीं उनका प्रभाव भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इन तमाम शैलियों का कहीं ना कहीं हमें मिश्रण देखा, राजस्थानी शैली का भी मिश्रण देखा जाता है इसमें, अजंता का भी देखा जाता है, और राजपूत शैली का भी मिश्रण देखा, पहाड़ी शैली का भी मिश्रण देखा जाता है। कहीं ना कहीं इन तमाम शैलियों से ओतप्रोत या कहें इनसे प्रभावित ये कौन थी, बंगाल की ये शैली रही। अगर मैं बात करूं बंगाल शैली की, देखिए अगर मैं बात करते हैं, अगर हम बंगाल शैली की विशेषताओं की बात करते हैं तो बंगाल शैली की क्या विशेषता, बंगाल शैली या कहें बंगाल स्कूल भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, बंगाल शैली की विशेषताओं की हम बात करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश विशेषताएं। अब बंगाल शैली की क्या विशेषताएं नहीं उन पे थोड़ा सा फोकस रखते हैं। जब हम कहते हैं समन्वयक शैली की अगर बात करें, समन्वयक शैली की अगर हम बात करते हैं किस प्रकार से समन्वयक हमें एक साथ इसको लेकर चलना चाहिए, समन्वयक। ठीक है, समन्वय शैली की अगर हम बात करते हैं किस प्रकार से चीजें रही, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। इसमें क्या हुआ, बंगाल शैली एक क्या थी, समन्वय कला के शैली के रूप में ये थी। और इसमें मैं कह रहा हूं कि अजंता होगी, मुगल हो गया और राजस्थानी शैली, देखिए इनका प्रभाव देखने को मिलता था। अजंता होगी पहला, और मुगल शैली, और साथ ही आपकी जो राजस्थानी शैली का क्या देखने को मिलता है, प्रभाव हमें किस शैली में देखने को मिलता है, आपकी ये बंगाल शैली में ये प्रभाव हमें देखने को मिलता है। ठीक है, शैली में पहली ये समन्वयता की हम कहें कि इनके साथ किस प्रकार से इसका समन्वय रहा। और इसमें कहें विदेशी कला शैली में अगर हम, ये तो हमारी भारतीय अगर इसको देखें तो भारतीय शैली के रूप में हम जाते हैं। अगर हम यूरोपीय शैली के, यूरोपियन शैली की अगर बात करें, शैली की बात करें तो इसमें किसकी शैली का जिक्र देखा जाता है, जापान देखा जाता है, और चीनी शैली देखी जाती है। ठीक है, और दक्षिणी यूरोपीय शैली देखी जाती है, यूरोपीय, और ईरानी शैली, ईरानी शैली। ठीक है, ये जो शैलियां हैं ये शैलियां क्या थी आपकी, कहीं ना कहीं इस शैली का मिश्रण हमें किस में देखने को मिलता है, जो जो ये शैली की मैंने आपको बताया ना इनका मिश्रण हमें आपकी बंगाल शैली में देखने को मिलता है। और जो आपके भारतीय या कहें यूरोपीय शैली का जो मिश्रण से जिस शैली का उदय हुआ वो शैली आपकी क्या है, आपकी बंगाल शैली के रूप में ये उभर के समक्ष आई। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ये शैली थी इसमें किस प्रकार से स्वाभाविकता और सरलता रही, ये सरल किस प्रकार से, अगर हम इस शैली की अगर बात करें इसमें सरलता किस प्रकार से देखने को मिलती है, दूसरा पॉइंट है सरलता इस शैली की अगर बात करें ना, या कहें हम अगर इसको ये भी कह सकते हैं स्वाभाविकता या सरलता या स्वाभाविकता किस प्रकार से इस शैली की रही, बंगाल शैली की,
तो अगर हम इसको देखें तो बंगाल शैली बहुत ही सरल और स्पष्ट से ये शैली रही है। बिल्कुल भी इसमें सपाट चीजें या कहें सरल शैली ये रही और स्पष्टता इसमें क्या थी, इस शैली में लिए हुए बैठी ये थी ये शैली, ठीक है। और इसका जो स्वाभाविकता की मैं सरलता की बात करूं तो ये स्वाभाविक शैली के रूप में उभर के समक्ष रही, जिसमें नियमों का जो लचीलापन था, जिसमें अगर इस शैली में अगर हम जो नियमों का सरलता से प्रयोग किया गया, याद रखिएगा, ठीक है ये। और हम अगर कहें इसमें लचीलापन भी रहा इस शैली में, और इसको अगर बात करें तो चित्रकारों ने अपने अनुसार इसको क्या करा, तरीके से इसका चित्रों में प्रयोग किया। इस सरलता से जो लचीलापन था, इस लचीलेपन को कहीं ना कहीं जो चित्रकार रहे उन्होंने अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार क्या करा, इस शैली का क्या करा प्रयोग कहीं ना कहीं अपने आधार पर ये किया बंगाल शैली के चित्रकारों द्वारा, ठीक है। याद रखिएगा जब हम बात करते हैं कि रेखांकन का महत्व की अगर बात करते हैं इस शैली के अंतर्गत, रेखांकन का महत्व की अगर बात करते हैं तो क्या महत्व रहा इस शैली में, इसको भी समझिएगा। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो बंगाल शैली की जो प्रेरणा का जो मुख्य स्रोत जो रहा, कौन सा रहा आपको बताएं। कभी क्वेश्चन बनता है आगे प्रतियोगिता परीक्षाओं में, अगर क्वेश्चन बनता है कि भैया बंगाल शैली का जो प्रमुख जो स्रोत रहा, चित्रों का जो स्रोत रहा वो कौन सा रहा, तो आपको बता दूं वो अजंता ये रही इनकी, ठीक है, अजंता रही, ठीक है। याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर बात करो अजंता के चित्रों में किस प्रकार से सार्थकता रही, रेखाओं का प्रयोग किस प्रकार से रहा, इस कला की खास तौर से किस प्रकार से चित्रों में भावुकता लाए, उसमें प्राण जो फूके गए हैं, और लयात्मकता या कहें स्वाभाविकता, उसमें करुणता के जो भाव दिखाए गए, वो तमाम चीजें आपके अजंता के चित्र शैली में हमें देखने को मिलता है। अगर हम याद करते हैं, अगर बंगाल शैली के चित्रों में अगर मैं शरीर रचना की बात करता हूँ, ठीक है, शरीर संरचना की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से बंगाल शैली में शरीर रचना रही, तो इसमें जो इस शैली के अंतर्गत जो शरीर रचना जो रही वो प्राचीन नियमों के आधार पर उनका पालन किया गया। जो शैली अजंता के आधार पर जिस प्रकार से जो नियमों का जो पालन किया जाता था, जिस प्रकार से शरीर संरचना के रूप में जो शरीर को जिस प्रकार से रचा जाता था, जिस प्रकार से उस पर आधारित चित्र बनाए गए थे, उनका नियमों का पालन कहाँ किया गया, आपके बंगाल शैली में किया गया। और कहीं ना कहीं शरीर की जो रचना थी, कहीं ना कहीं भारतीय कला में शैली जो भारतीय चित्रकला की जो शैली थी, उसमें अजंता के चित्रों को बहुत ही अधिक क्या माना गया, आदर्श के रूप में माना गया। देखिए आदर्श बंगाल शैली में कौन से चित्रों को आदर्श के रूप में माना गया है, कभी क्वेश्चन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए। जो अजंता के चित्रों को क्या माना गया, आदर्श माना गया, आदर्श रूप में ये माना गया है, ठीक है। याद रखिएगा जब हम बात करते हैं रंग योजना की, संयोजन की बात करते हैं, ठीक है, याद करिएगा, जब हम बात करते हैं इसमें रंग संयोजन की बात करते हैं किस शैली में, आपके बंगाल शैली में किस प्रकार से रंग संयोजन रहा बंगाल शैली के अंतर्गत, इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इस शैली में जो रंग योजना रही ना, वो बहुत ही कोमल सरलता से या कहें समन्वयपूर्ण या सामंजस्यपूर्ण तरीके से इसमें क्या किया गया, कलरों का प्रयोग किया गया है। और अगर बात करें मुख्य रूप से इस शैली में जिस रंगों का प्रयोग किया गया है, वो आपके जल रंगों का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। याद रखिएगा कि इस शैली में आपके बंगाल शैली में जल रंगों का प्रयोग किया गया है, इसमें किसी भी प्रकार के वास्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है। तो वो जो किया गया, अगर हम बात करें इसमें बंगाल शैली में विशेषकर किसी ने जिस प्रकार से वॉश तकनीक का अगर प्रयोग भी किया है, तो वो टेम्परा तकनीक का सहारा लिया है, उसमें अन्य चीज का सहारा नहीं लिया। देखिए तकनीक में जो लिया गया है वो टेम्परा तकनीक का इसमें क्या लिया गया है, सहारा लिया गया है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। जब हम बात करते हैं कि भैया इस शैली की जब विषय वस्तु की अगर हम बात करेंगे कि भैया कि जो ये है ना आपके बंगाल शैली की विषय वस्तु
विषय वस्तु की अगर बात करते हैं तो किस प्रकार से इसकी विषय वस्तु रही बंगाल शैली की, तो आपको ये बता दूं कि चित्रों जो ये चित्र बने गए, चित्रों के विषय जो थे हमेशा स्वदेशी को ध्यान में रखकर बनाया गया था, याद रखिएगा पहला। और साथ ही अगर बात करूँ भारतीय जो परिवेश में किस प्रकार से ऐतिहासिक और साथ ही इसके पौराणिक और साहित्य विषयों पर क्या करेगा, जो चित्रों का जिस प्रकार से निर्माण किया गया था, इसके विषय वस्तु जो रहे, और जैसे मॉडल हो गया या फोटोग्राफी हो गए, इससे दूर ये शैली थी। और काल्पनिक चित्रों को पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, याद रखिएगा बंगाल शैली में काल्पनिक चित्रों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। और इसमें भारतीय जो परंपरा के अनुरूप क्या बनाए, लघु चित्रों का इसमें चित्रांकन किया गया है। किस शैली में, आपके बंगाल शैली में ये लघु चित्रों का इसमें किया गया, प्रयोग किया गया है, इतना हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहीं ना कहीं सफलता की ओर ये ले जाते हैं। जब ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं बंगाल शैली जो है आपकी, वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ये रहा। अगर मैं बात करूँ तुमसे कि भैया जिस प्रकार से बंगाल शैली का जो पुनर्जागरण जो रहा, उसमें किस प्रकार से इटली के जो पुनरुत्थान के जितने भी चित्रकार रहे, तो उन्होंने 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी में इसका क्या गया पुनरुत्थान किया था। और यूनान की जो प्राचीन कला के अनुकृतियों की अगर बात करो तो कहीं ना कहीं उनकी मूल भावनाओं से लिया गया था। और बंगाल शैली न कहकर इसे पुनरुत्थान भी कहा जाने लगा। देखिए, अगर हम कहते हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है पुनरुत्थान किस शैली को कहा जाता है, तो बंगाल शैली को ही कहा जाता है। इसकी ये क्या थी, अलग अलग विधियों या अलग अलग शैलियों के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर मैं बंगाल स्कूल की जो परंपरा रही ना, उसमें 3 पीढ़ियों में ये परंपरा हमें फैली हुई देखने को मिलती है। कौन किस किस पीढ़ी में ये फैली, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। समय के जिस प्रकार से समय की गति के आधार पर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें ये ठोस लगी, और अगर हम कहीं ना कहीं वो समझ ना सके हमसे। अगर इसको संभालने का जो कार्य करा अरविंद्रनाथ ठाकुर ने, और साथ ही इनके जो चित्रकार रहे या इनके साथी जिन्हें भी शिष्य जो रहे, कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पूरे जीवन काल को इस चित्रकला के अंतर्गत लगा दिया। कभी क्वेश्चन बनता है कि पुनरुत्थान कला के कुछ प्रमुख चित्रकारों के नाम बताइए, तो बंगाल शैली के पुनरुत्थान के प्रमुख चित्रकारों के नाम लिखे, या कहीं या पुनरुत्थान को हो या फिर बंगाल शैली को हो, तो वो तमाम चीज। उसमें जो पहला नाम सबसे ऊपर जो आता है वो आता है आपके अरविंद्रनाथ ठाकुर का आता है। ये 1871 से 1951 तक का इनका ये सफर रहा। बंगाल पुनरुत्थान कला के ये प्रमुख चित्रकार हैं। वहीं आपको अगर मैं बता दूं, नंदलाल बोस हैं, इनका अगर मैं बात करूं तो 1882 से 1966 तक का ये सफर इनका ये रहा बंगाल चित्रकला में अपनी जो भूमिका इन्होंने रहे। और समेंद्र नाथ गुप्ता भी, उनका भी जिक्र करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है क्योंकि इनके द्वारा 1887 से 1964 तक का समय जो रहा, इन्होंने भी बंगाल शैली में अपना बहुत अधिक योगदान दिया। और ये जो थे अवनी बाबू के शिष्यों का कुछ अपना क्या था, प्रमुख स्थान था। यहाँ अगर मैं बात करूँ, ये जो ठाकुर शैली का जो लाहौर में जिस प्रकार से प्रसार रहा, इन्होंने अपने रूप में जिस प्रकार से ठाकुर शैली का प्रसार करा, जैसे जोगी महाराज की गुफाओं के चित्रों की जिनके द्वारा अनुकृतियाँ बनाएगी, और साथ ही हल्दर की बात करें तो ये उनको अपने साथ भी ले गए, और इनके द्वारा भारतीय चित्रकला को किस प्रकार से महत्व दिया गया है। और इनके द्वारा अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं भाव विभोर करने वाले बड़े बड़े सुंदर चित्रों को चित्रांकन इनके द्वारा समय समय पर ये किया गया था। और आपको बता दो, विनोद बिहारी मुखर्जी भी रहे। उन्होंने 1904 से 1980 तक का ये सफ़र रहा। जब हम बात करते हैं शैलेंद्र नाथ दे की अगर बात करते हैं, ये कौन थे क्या थे, इस पर भी हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इस पे अलग अलग जो चित्रकार रहे प्रमुख, उन चित्रकारों पर विस्तृत आपके सामने मैं वीडियो लेके उपस्थित रहूँगा। जब हम बात करते हैं शैलेंद्र नाथ दे की अगर बात करते हैं, ये जो थे, ये शैलेंद्र नाथ दे ने क्या करा, ठाकुर शैली के ये क्या माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुशल चित्रकार में। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ठाकुर शैली के प्रमुख चित्रकार कौन माने जाते हैं, तो वो कोई और नहीं, वो शैलेंद्र नाथ दे ये थे। ये कुशल चित्रकार या कहीं प्रमुख चित्रकार के रूप में माने जाते हैं। जो ये जो थे, इन्होंने अरविंद्रनाथ ठाकुर का
ये शिष्य के रूप में ये रहे। 1909 में इन्होंने इनका जो शिष्य बनना कहीं ना कहीं ग्रहण किया और अपनी कलाओं के द्वारा अपनी जो शिक्षा इनके द्वारा पूर्ण कराएगी। और ये महाराज स्कूल ऑफ आर्ट जो जयपुर में है, यहाँ पर ये जो शैलेंद्र नाथ दे थे कहीं ना कहीं उप प्रधानाचार्य के रूप में ये रहे। और यहाँ पर इनकी जो मुलाकात हुई जब यहाँ के जो प्रधानाचार्य के रूप में जो रहे वो आपके के मुखर्जी, ये यहाँ के प्रमुख रूप से कर्ता धर्ता के रूप में भी रहे, प्रधानाचार्य ये यहाँ थे। और जयपुर में अगर मैं बात करूँ जो शैलेंद्र नाथ दे की अगर बात करूँ तो इन्होंने यहाँ पर क्या करे, बहुत ढेर सारे अनेक बहुत सुंदर चित्रकारी या रचनाओं को इनके द्वारा किया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर चित्र इनके द्वारा चित्रांकन किया और चित्रकला के प्रति इन्होंने जिस प्रकार से जन चेतना इनके द्वारा जागृत की गई थी। और अगर हम बात करें भारतीय चित्रकला में जिस प्रकार से इन्होंने जन जन तक पहुंचाई, जो ये अपनी भारतीय संस्कृति है उन्होंने जन जन तक पहुंचाने की कहीं ना कहीं दृष्टि में, विशेषकर अगर मैं बात करूं चित्रकला के जितने भी विद्यार्थी थे उन्होंने भारतीय जो चित्रकला जो पद्धति थी कहीं ना कहीं उन्होंने उस पद्धति पर एक पुस्तक भी लिखी जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय रही। और इस जो पुस्तक थी ना, इसमें चित्रकला की अलग अलग जो आयाम होते थे, जितने भी पक्ष होते थे, उन पक्षों को बहुत शानदार तरीके से इन्होंने उसमें उजागर किया और बच्चों को बहुत शानदार तरीके से अपनी संस्कृति से रूबरू कराने का कहीं ना कहीं प्रयास किया। और बता दूं आपको एक चीज़ और, रंगों का निर्माण और साथ ही तुलिका का जो प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है उस पर भी विचार किया गया था। और जयपुर में रहकर इन्होंने क्या कहा, जो योग्य जो शिष्य थे इनके, तो उनको कहीं ना कहीं कला की शिक्षा दी। उनमें अगर मैं बात करूँ कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शिष्य इनके रहे, जैसे आपको बता दूँ राम गोपाल विजयवर्गीय रहे, श्री मोहन लाल जी रहे और श्री शंभुनाथ शर्मा जी रहे और अवनिंदन चंद्रगुप्त या गौतम रहे या कहीं देवीनंदन ये मिश्र रहे। ये प्रमुख ऐसे चित्रकार थे जो आपके शैलेंद्र नाथ दे के साथ किया रहते हैं, इनके प्रमुख शिष्यों के रूप में ये माने जाते हैं। ठीक है। और अगर बात करूँ इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार से परंपरावादी तरीके से चित्रकारी की गई और किस प्रकार से अन्य स्थानों पर भी अगर हम देखें परंपरावादी चित्रकार रहे, तो अगर मैं बात करूं आपको आधुनिक भारतीय चित्रकला की बात करूं तो उसके पुनरुत्थान के सूत्रधार के रूप में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे सामने बंगाल हमारे सामने आता है। क्योंकि बंगाल को हम जिस प्रकार से पुनरुत्थान कला के रूप में जानते हैं या उसकी जननी के रूप में बंगाल शैली या बंगाल स्कूल के रूप में जानते हैं, जितने भी कलाकार थे इन्होंने अवनिंद बाबू की अगर बात करो या कहीं नंदलाल बाबू की, ये तमाम जितने भी लोगों का नाम मैंने ये उनके शिष्यों में यहाँ सम्मिलित रहे। और बंगाल शैली का कहीं ना कहीं इन्होंने अपने अंदर उसको समाहित किया या कहे उनका अनुकरण करा। तो ये जो शैली थी स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई थी। और अगर आप बात करूँ आपको याद होगा देवी राय प्रसाद चौधरी की बात करूँ या विनोद मुखर्जी की भी बात करूँ या फिर राम किंकर बैच की अगर बात करूँ, ये कला से पूर्ण रूप से क्या थे, स्पर्श ये थे। और बंगाल के अतिरिक्त अगर हम आपके सामने बात करूं तो बंगाल के अतिरिक्त जैसे मुंबई में, साथ ही आपके अहमदाबाद में और कुछ जो चित्रकार थे वो आपके बंगाल शैली से प्रेरित होकर इन्होंने क्या करा, स्वतंत्र रूप से अपने तरीके से परंपरागत तरीके से कला के तत्वों का समावेशित करके भावपूर्ण तरीके से चित्रों को चित्रांकन किया या उन पर आकृति इनके द्वारा दी गई। और जल रंग की बात करें या वाश रंग की बात करें या टेम्परा को विशेष रूप से इन्होंने अपना माध्यम बनाया था। और इनमें से जो प्रमुख जो चित्रकार या कलाकार थे उनमें जैसे रवि शंकर रावल थे या मुरलीधर थे या सोमा लाल सा थे या कहीं यक्षेत्र शुक्ला जी थे। ये प्रमुख चित्रकार रहे, इन्होंने अपनी योगदान अगर मैं कहूँ तो बंगाल शैली के पुनरुत्थान में कहीं ना कहीं ये दिया। तो यहीं से आपके स्वाभाविक रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक छोटी सी वीडियो आपके सामने ओवरऑल मैंने रखने की कोशिश करी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जो कल हमारी जो वीडियो आने वाली है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राजा रवि वर्मा पर ये विशेषकर ये आधारित रहने वाली है। तो इस वीडियो को अवश्य देखें, अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।